हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं साइंस के टॉप मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की सीरीज का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो के अंत में मैंने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस क्लास के माध्यम से उस सवाल का जवाब देता हूं। प्रश्न यह था कि क्या होगा अगर मनुष्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 10 गुना ज़्यादा वाली जगह पर पहुंच जाए। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, हृदय में जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। और आप जानते हैं कि पर्याप्त मात्रा में जब ब्लड आपके मस्तिष्क में नहीं पहुंचता है तो आपको स्ट्रोक आ सकता है या फिर आप बेहोश होकर कुछ ही समय में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण से आपको पता होना चाहिए कि अगर मनुष्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 10 गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर पहुंच जाए तो वह तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के जिस भाग का दान किया जाता है, ऑप्शन में देख लेते हैं, रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी आइरिस और ऑप्शन डी लेंस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। कॉर्निया जो होता है उसका दान आप कर सकते हैं। ये देखिए, कॉर्निया जो होता है आँख की सबसे बड़ी बाहरी पारदर्शी परत होती है जो कि प्रकाश को अंदर जाने से रोकती है। नेत्रदान में केवल कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आइरिस जो होता है, किसी भी मनुष्य की आंखों का जो कलर होता है, जो रंग होता है, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा होता है। आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति की आंखें नीली होती है तो किसी व्यक्ति की आंखें काली होती हैं। तो यह डिपेंड करती है किस पर? आइरिस पर डिपेंड करती है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे लेंस। तो लेंस से क्या तात्पर्य है? आपके आंखों में जो लेंस लगा हुआ होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो वो होता है उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। और फिर उसके बाद है आपका क्या, उसके बाद आंखों में जो यहाँ पर पुतली होती है, पुतली में क्या होता है, कौन सा द्रव भरा होता है? तो काचाभ द्रव भरा होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपके आंखों में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना में बनता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है वो पीछे की ओर बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो रेटिना होता है, रेटिना हमारे पीछे होता है और वहीं प्रतिबिंब बनता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में ट्रू रिब्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी जो है 7 है। मानव शरीर में ट्रू रिब्स की संख्या 7 होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है, आइए देख लेते हैं। मानव शरीर में ट्रू रिब्स की संख्या 7 होती है। मानव शरीर में 7 सत्य पसलियाँ होती हैं जो कि सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ये पसलियाँ शरीर की संरचना और श्वसन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। बाकी की पसलियाँ जो कि 8, 9, 10, 11, 12 जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, अर्थात कि इसे फॉल्स रिब्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा ये है ट्रू रिब्स, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ये कौन सी स्टर्नम है, और ये फॉल्स रिब्स आप देख सकते हैं, ये है आपकी फॉल्स रिब्स। और इसके पीछे जो ग्रीन कलर की दिख रही होंगी कलर से, तो ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ये 7 हैं सत्य पसलियाँ, तो ये जोड़े में होती हैं। अगर आपसे कहीं कहीं ऑप्शन में दिया होगा 14, तो 14 भी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर 7 ऑप्शन में नहीं है तो 14 आपको सही होगा। क्यों? क्योंकि जो सत्य पसलियों की संख्या होती है, ट्रू रिब्स की संख्या होती है, वो 14 होती है। लेकिन अगर जोड़े में बात की जाए तो 7 जोड़े होते हैं। 7 जोड़े, एक जोड़े में 2 होता है तो 7 दूनी 14 हो गई। तो ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, कार्ल लिनियस को, अरस्तु को या फिर लैमार्क को? तो वर्गीकरण का जनक जो कहा जाता है वो है कार्ल लिनियस। आइए देख लेते हैं हम। जो आपका ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है, अर्थात कि कार्ल लिनियस जो है हमारे वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने द्विनाम पद्धति का निर्धारण किया था। आप
पढ़ेंगे जब इसको तो देखेंगे कि कार्ल जो लिनियस है, इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने जीवों के नाम देने और वर्गीकरण करने के लिए द्विनाम पद्धति का विकास किया। तो इस प्रकार से द्विनाम पद्धति का जो विकास किसने किया था? कार्ल लिनियस ने किया था। प्रश्न क्रमांक 4, द्रव के आपेक्षिक घनत्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर बात की जा रही है द्रव के आपेक्षिक घनत्व की। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, एनोमीटर। एनोमीटर जो होता है आपका क्या होता है? एनोमीटर से हम हवा में आर्द्रता का मापन करते हैं, जबकि थर्मामीटर से टेम्परेचर का मापन करते हैं। बैरोमीटर से क्या है? हवा का प्रेशर मापन करते हैं। किसी भी स्थान का प्रेशर को मापन करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और रह जाता है हाइड्रोमीटर, तो किसी भी द्रव का घनत्व या फिर आपेक्षिक घनत्व का मापन करना होता है तो हम हाइड्रोमीटर से मापन करते हैं। हाइड्रोमीटर वह उपकरण होता है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि हाइड्रोमीटर जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसे द्रव में डुबोया जाता है तो यह द्रव के सापेक्ष घनत्व को सीधे मापता है और पैमाने वाला तना जिस स्तर पर डूबता है वही द्रव का आपेक्षिक घनत्व बताता है। अब यहाँ पर आप एक बीकर देख रहे होंगे। इस बीकर में क्या है? 4 पदार्थ या फिर 4 लिक्विड भरे हुए हैं। सबसे नीचे क्या है? हनी अर्थात कि शहद है। उसके ऊपर क्या है? मिल्क। उसके ऊपर है वाटर और उसके ऊपर है ऑयल। ऐसा आपको दिख रहा होगा, एक परत की परत बनी हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चारों अलग अलग परत के रूप में है? क्यों? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, सापेक्षिक घनत्व जो है वो अलग अलग है। तो आपको पता है कि तेल जो होता है हल्का होता है। हल्का होने के कारण क्या होता है? तेल ऊपर सतह में तैरता रहता है। उससे ज़्यादा भारी क्या होता है? उससे ज़्यादा भारी होता है वाटर, तो वाटर उसके नीचे होता है। उससे ज़्यादा भारी होता है मिल्क, तो मिल्क उसके नीचे होता है। और सबसे ज़्यादा भारी होता है वो क्या होता है? वो हनी होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, सापेक्षिक घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा किसका? हनी का होता है। आपने कभी प्रयोग करना हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं। एक आप ग्लास लेंगे और ग्लास में पानी भरेंगे और पानी में 1 बूंद शहद का डालेंगे। जैसे ही आप 1 बूंद शहद का डालेंगे आप देखेंगे कि शहद जो है तली में जाकर बैठ जाएगा और वो जल्दी घुलता भी नहीं है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 ग्राम, ऑप्शन बी 18 ग्राम, ऑप्शन सी 32 ग्राम और ऑप्शन डी 2 ग्राम। इस प्रश्न को मैं आपको समझा के बताऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा और साथ में फॉर्मूले के साथ बताऊंगा, तभी आपको यह प्रश्न समझ में आएगा। यह एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है और पूछा भी गया है कई बार। इस कारण से मैंने इस प्रश्न को आपके क्वेश्चन सीरीज में ऐड किया है। मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, जो जल होता है इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है H2O अर्थात कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो होता है इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के 1 अणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 1 अणु का मोलर द्रव्यमान होता है 1। और वहीं अगर आपसे बात की जाए कि ऑक्सीजन के 1 अणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है आपका 16। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके सामने एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें सभी परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान मैं आपको बताऊँगा। इस प्रकार से अब हम फार्मूला के तहत रखेंगे। फार्मूला क्या है आपका? H2O अर्थात कि हाइड्रोजन जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 1 है। और उसके अणु कितने हैं? उसके अणु हैं आपके 2। फिर आप प्लस करेंगे। प्लस क्यों करोगे? क्योंकि इसमें एक और अणु है जो कि ऑक्सीजन का अणु है। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान है आपका 16। और ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? तो ऑक्सीजन के अणु है 1। तो इस प्रकार से आपका जो निकल के आएगा 2 + 16 = 18 आ जाएगा। तो ये जो है राइट आंसर होगा एकदम आपका 18 जो होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में भी 18 ग्राम जो है एकदम राइट आंसर है। और इस प्रकार से आपको किसी भी, अगर आपको फॉर्मूलास के तहत पूछा जाता है कि किसी भी पदार्थ का या फिर किसी भी, जैसे कि SO2 और H2O, H2S या फिर किसी भी पदार्थ का
किसी भी तत्व का अगर आपसे मोलर द्रव्यमान पूछा जाता है और आपको उसका फॉर्मूला पता है या फिर फॉर्मूला आपको प्रश्न में ही दिया गया है और आपसे मोलर द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो आपको इस फार्मूले के तहत रखना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। जब आपको मोलर द्रव्यमान पता होगा किसी भी तत्व के एक अणु का मोलर द्रव्यमान, तब आप उस फार्मूला में रखकर उसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 6 में आते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच। यहाँ पर रॉबर्ट कोच है, खोज वो गलती से लिख गया है, आप उसको माइंड मत करिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आइए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। स्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब की थी उन्होंने? तो सन 1900 में इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ए बी और ओ, इन सभी रक्त समूह की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बात की जाए कार्ल लैंडस्टीनर को कब नोबेल पुरस्कार मिला, तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न क्रमांक 7, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ जो कि हमेशा ही साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एवेटेड क्वेश्चन बना रहा है रेलवे की दृष्टिकोण से। ग्रुप डी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इस कारण से मैंने इसको शामिल किया है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में जो पाई जाती है कोरल रीफ पाई जाती है। इसे प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कोरल रीफ है, समुद्र के अंदर जो पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और प्रजातियाँ हैं, ये एक प्रकार से क्या है? ये एक प्रकार से प्रवाल भित्ति है कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास कोरल सागर में स्थिर है। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही फेमस। इसे सबसे पहले यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। प्रश्न क्रमांक 8, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? ए कैंडेला, ल्यूमेन, वॉट और न्यूटन। मैं आपको बता दूं कि ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। आइए देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक जो है वो आपका कैंडेला है। कैंडेला जो होता है प्रकाश की तीव्रता के एसआई का मूल मात्रक है। ज्योति तीव्रता अर्थात कि प्रकाश की तीव्रता, कितनी इंटेंसिटी है प्रकाश, ये काम आता है कहाँ पर? जब आपकी बात होती है प्रकाश की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रकृति में 7 मूल राशियाँ हैं और उन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। इसके बारे में मैं आपको अलग से डिटेल से वीडियो बना के बताऊँगा कि कौन कौन से मूल मात्रक है और मूल मात्रक से कैसे व्युत्पन्न मात्रक को बनाया जाता है। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गलती से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 लिखा हुआ है जबकि ये प्रश्न क्रमांक 9 है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न क्रमांक 9 में वो आपसे पूछा गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका लुई पास्चर। लुई पास्चर जो हैं जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज कब की थी? तो 1885 में की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे लुई पास्चर साहब हैं इन्होंने क्या की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी और रेबीज के टीके की खोज 1885 में ही की थी इन्होंने। तो यह एक वायरस से होने वाला रोग होता है जो कि किस प्रकार से फैलता है? जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग होते हैं, डॉग के जो लार्वा होता है या फिर लार होती है, उसके लार में एक रेबीज नाम का वायरस पाया जाता है। यह प्रश्न तो बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आपको 100% श्योर है कि आपको याद करना ही करना है। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन, जूल, न्यूटन या फिर अर्ग। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक पूछा गया है। मैं आपको बता दूं मूल राशियां 7 प्रकार की होती है और उनके मात्रक कितने होते हैं? 7 उनके मूल मात्रक होते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एमकेएस पद्धति का मतलब ही यही होता है कि एमकेएस का अर्थात होता है एम अर्थात मीटर,
के अर्थात किलोग्राम और एस अर्थात सेकंड। तो आपको ये पता होना चाहिए। कभी कभी एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जब हम तनाव में होते हैं तब कौन सा हार्मोन जो है हमारे शरीर से स्रावित होता है। यह आपको सर्च करके बताना है या फिर किसी भी बुक से या फिर जैसे भी आपको पता चले आपको पढ़ के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।